नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य की इस कड़ी में। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं आत्मकथा एक कहानी, यह भी लेखिका मन्नू भंडारी। यह आपके नेट जेआरएफ के सिलेबस हिंदी साहित्य के यूनिट 10 में लगा हुआ है, आत्मकथा जीवनी और अन्य गद्य विधाओं में। और इससे पहले की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर क्रमबद्ध तरीके से देख सकते हैं। इसी नाम से है, आत्मकथा जीवनी अन्य गद्य विधाएं इकाई 10। ठीक है, तो वहाँ पे जाकर देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज भाग 11 देखेंगे, इससे पहले भाग 10 हो चुके हैं, और उसके अलावा भी अन्य गद्य विधाओं की कई रचनाएं हो चुकी हैं, जैसे कि माटी की मूर्तें, जैसे कि आपका आप हुदरी, जैसे कि मुर्दहिया, ये सब हो चुका है। देखते हैं, शुरू करते हैं। इधर देश इन्हीं दिनों भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। जयप्रकाश नारायण और दिन पर दिन जोर पकड़ता उनका संपूर्ण क्रांति का आंदोलन इंदिरा और संजय के लिए भारी संकट बनता जा रहा था। कई बड़े बड़े लेखक संपादक भी उनके समर्थन में खुलकर लिख बोल रहे थे। जयप्रकाश नारायण के उस पर आया सबको चकित कर देने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, जिसने रायबरेली से इंदिरा गांधी के चुनाव को ही रद्द कर दिया। मतलब इंदिरा गांधी को चुनौती दे रहे थे रायबरेली से राजनारायण। इस पर मतलब जीत गए थे इंदिरा गांधी ने, मतलब गलत तरीके से चुनाव जीता था। इस पर सारी विरोधी पार्टियां एक स्वर में इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग करने लगी। यह मांग और जोर पकड़ेगी, इसका अनुमान लगाकर संजय गांधी के सुझाव पर इंदिरा गांधी ने 25-26 जून के बीच की रात को जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेताओं के साथ साथ विरोधी दल के न जाने कितने नेताओं और सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, और 26 जून को सवेरे ही आपातकाल की घोषणा कर दी। कि मतलब ये सब मचाए नहीं, इनका नाम आया है, ज़रूर याद रखिए, कहीं से भी पंक्ति पूछी जा सकती है। तो यह पृष्ठभूमि बता रही हैं मन्नू भंडारी अपने नज़रिए से आपातकाल की, कि उस समय हुआ क्या था। तो 26 जून को सवेरे ही आपातकाल की घोषणा कर दी। उस दिन फिर अखबार भी नहीं निकले थे, क्योंकि रात को ही प्रेस की बिजली काट दी गई थी। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही तो जनता का सबसे बड़ा हथियार होता है, पर उस पर तो सेंसर की ऐसी कैसी चली कि सबकी कलम कुंद, जबान बंद। न कोई अपनी इच्छा से कुछ लिख सकता था, न ही कुछ बोल सकता था। हाँ, पहले दिन तो एक दो अखबारों ने जैसे तैसे एक पृष्ठ का सप्लीमेंट निकालकर उस दिन हुई गिरफ्तारियों की सूचना जरूर लोगों तक पहुंचा दी थी, पर बाद में तो सब तरफ सन्नाटा है। भारी संख्या में उस दिन की गिरफ्तारियों की सूचना ने पता नहीं क्यों 9 अगस्त 1942 की ताज़ा याद भारी संख्या में उस दिन की गिरफ्तारियों की सूचना ने, मतलब कि 9 अगस्त 1942 की जो खबर है, उसकी याद है, उसको ताज़ा कर दिया। उतने साल बाद 1975 में इमरजेंसी लगा था आपका, तो 40, 30, 70, 5, 75, मतलब वहीं आपका 35, 33, 34 साल बाद फिर से वही घटना 9 अगस्त 1942 में जो हुआ था। बड़े बड़े नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। आज भी वह दिन मुझे अच्छी तरह याद है। उस दिन भी तो इसी तरह बड़ी संख्या में गिरफ्तारी हुई थी। 9 अगस्त को ऐन सवेरे पुलिस की 2-3 गाड़ियां हमारे मोहल्ले में आई थी, कांग्रेस के कोई 4-5 सक्रिय नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए। पर क्या माहौल था उस दिन का। सारे लोग अपने अपने घरों से सड़कों पर निकल आए थे, और सारा मोहल्ला अंग्रेजों, भारत छोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा था, और नेताओं की गर्दनें मालाओं से लद गई थी, गाड़ियां चली गई थी, और उसके बाद भी यह माहौल बना रहा। हम तो तब बच्चे थे, पर इतने छोटे भी नहीं कि हाथ उठा उठा कर नारों में भी साथ ना दे सके। और देखते ही देखते यह माहौल सारे देश में फैल गया, क्योंकि दिन उगते उगते सभी बड़े बड़े नेताओं के साथ हजारों लोगों के गिरफ्तार होने की सूचना सारे देश में फैल गई थी। उस माहौल को, लोगों के उस जोश खरोश को कुचलने के लिए चला फिर सरकार का दमन चक्र। जितना भयंकर दमन, जनता का भी उतना ही उग्र विरोध। एक बार तो सारे देश में विद्रोह की ऐसी मुखर लहर बही कि शायद कोई उसे अछूता बचा हो। पर इन गिरफ्तारियों के बाद का माहौल या तो आपातकाल ने सबके पर ही कर दिए थे, या कि उस जमाने के लोगों जैसा हौसला ही नहीं रह गया था अब किसी में। इस किसी में हम सब भी तो सम्मिलित हैं। हाँ, अगर कुछ मुखर तो था तो केवल दूरदर्शन। उसमें दिखाए जाने वाले दृश्य भी दिखाई दे रहे थे, और वहाँ की बातें भी सुनाई दे रही थी। क्या विडंबना थी सारी स्थिति की। इधर तो एक वर्ग विशेष के लोग बड़ी संख्या में तेजी से जेलों में ठूसे जा रहे थे, उधर उसी वर्ग के लोगों का एक छोटा सा जत्था इंदिरा गांधी के समर्थन में अपना स्वर भी मिलाने के लिए उनके दरबार में हाजिरी बजाने के लिए पहुंचा हुआ होता। हालांकि ये हाजिरियां विशुद्ध प्रायोजित होती थी, और श्रीकांत वर्मा ने इनकी जिम्मेदारी ले रखी थी। वे ही लोगों को घेर घेर कर वहां ले जाने का महत्वपूर्ण दायित्व तो निभा रहे थे। याद रखिए, श्रीकांत वर्मा
मतलब सरकार के साथ थे। ये दृश्य तो सबको दिखाई भी देते थे और इंदिरा जी के समर्थन में कहे जाने वाले आप्तवचन सुनाई भी देते थे, पर गिरफ्तार लोगों की तो कोई सूचना तक किसी को नहीं मिलती थी। मिलती भी तो कैसे, अखबारों पर तो सेंसर का शिकंजा कसा हुआ था। इंदिरा दरबार में आज लेखक संपादक लोग जा रहे हैं तो कल प्रधानाध्यापक यानी कि जो प्राध्यापक है और प्रोफेसर लोग भी जा रहे थे। आज डॉक्टर वकील जा रहे हैं तो कल वैज्ञानिक और व्यापारी भी जाएंगे। गनीमत है कि हमारे मित्रों में से कभी कोई वहाँ नहीं गया। नहीं जानती आज इन बातों को याद करके मन में जैसी बीत तृष्णा जाग रही है, उस समय भी जागी थी या नहीं? शायद नहीं। एक तो सूचना के अभाव में उस समय होने वाले अन्याय, अत्याचार और गिरफ्तारियों को कोई जानकारी मिलती ही नहीं थी। दूसरे सारा माहौल ऐसा प्रतिक्रिया विहीन हो चला था, सिवाय गिरफ्तार लोगों के परिवार वालों के, कि बस जो है उसे स्वीकार करते चलो। इतना ही नहीं बल्कि कुछ बातों को लेकर तो प्रशंसा भाव भी उभरने लगा था। गाड़ियां समय से चलने लगी थी। दफ्तरों में बाबू हो या अफसर काम के समय सब अपनी सीट पर हाजिर। और तो और हम लोग भी घंटी बजते ही रजिस्टर लेकर क्लास की ओर लपकते हैं। वैसे महिलाएं तो आपातकाल के बिना भी क्लास लेने के मामले में काफ़ी पाबंद होती हैं, पर कई पुरुष प्राध्यापकों ने तो क्लास न लेने के रिकॉर्ड कायम कर रखे थे और कोई कोई तो इसका जिक्र बड़े गर्व से करते हैं। आपातकाल लगते ही वे लोग भी लाइन से लग गए, यानी समय से जाने लगे। हड़तालें खत्म, सब जगह काम सुचारू रूप से चलने लगा था। हड़तालें भी खत्म हुई। इन्हीं सब बातों को देखकर ही शायद विनोबा भावे ने इसे अनुशासन पर्व की संज्ञा दी। याद रखिए, अनुशासन पर्व। इमरजेंसी लगा था तो विनोबा भावे ने उन्हें क्या कहा था? अनुशासन पर्व, इम्पोर्टेंट। पर बाद में सारी जानकारियां मिलने पर यह प्रश्न तो उठता ही था, क्या इसके बिना चोरी, डकैती, हत्या का अपराध किए 1.5-2 लाख लोगों को जेल में ठूस देना जरूरी था? संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है। एक एग्जाम्पल मतलब बता रही है मनु भंडारी। सबकी कलम और जबान को कुंद करके अपने लिए मनमाना आचरण करने की छूट ले लेना। नसबंदी के कैसे कैसे उदाहरण तो सामने आए थे, अनिवार्य था। बहरहाल यह सही है कि विरोधी स्वर सब जेलों में बंद थे। बहुतों को तो विरोध के कारण नहीं बल्कि व्यक्तिगत दुश्मनियों के कारण ही भीतर कर दिया गया था। वह एक काला अध्याय है इंदिरा गांधी के सरकार में, और सामान्य लोगों में एक स्वीकार भाव घर करता जा रहा था। हाँ, दूरदर्शन में कुछ लेखकों संपादकों के हाजिरी बजाने के बरक्स यहाँ एक बात का उल्लेख करना जरूर चाहूँगी कि उसी समय राजेंद्र को डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर की ओर से 5 साल के लिए 3,000 रुपये महीने की फेलोशिप मिली थी। सो भी 2 साल पहले से, यानी 72,000 रुपया वे भी जाकर ले सकते थे और फिर 3,000 रुपये हर महीने लेते रहे। मतलब कि 2 साल पहले से तो 24 महीना हो गया, 24 तिहाई 72, तो 72,000 अभी ले सकते हैं और फिर हर साल 3,000 मिलेगा। राजेंद्र ने उसे अस्वीकार कर दिया। अच्छा, श्री बिशन टंडन उस समय इस विभाग में सचिव होकर आए थे। मित्रता के नाते उन्होंने राजेंद्र को आगाह भी किया कि आज की स्थिति में यह अस्वीकार, जरा ठंडे दिमाग से इसके परिणाम सोच ले, पर राजेंद्र अपने निर्णय पर अटल रहे। इसी तरह एक दिन मजिस्ट्रेट दिवाकर ने घर आकर सूचना दी कि मेरा नाम पद्मश्री के लिए चुना गया है और मेरी स्वीकृति चाहिए। अच्छा, उन दिनों यह नियम बन गया था कि घोषणा करने से पहले पाने वाले से स्वीकृति ले ली जाए। जब मैंने मना किया तो पहले तो उन्होंने आश्चर्य प्रकट किया कि लोग तो इन अलंकरणों पाने के लिए क्या क्या नहीं करते, और फिर जैसे मैंने मेरे इनकार से प्रभावित होकर बड़े सद्भावनापूर्ण ढंग से समझाया कि इस समय इनकार करना कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने लिए दूसरा संकट मोल ले लें। स्थितियों को देखते हुए खतरा तो था, पर इन्हीं स्थितियों में लेना भी तो संभव नहीं था। मेरे पास यह प्रस्ताव लिखित रूप में तो आया नहीं था, सो मुझे भी जवाब लिखकर तो देना नहीं था। अब मेरे इस मौखिक नकार के सारे नुकीले कोनों को घिसा-कर उन्होंने किस रूप में प्रस्तुत किया मैं नहीं जानती हूँ तो केवल इतना कि सरकार की ओर से हम दोनों के खिलाफ प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी तरह की न कोई कार्रवाई हुई, न कोई ज्यादती। इंदिरा गांधी सोचती थी कि घेर घार कर उनके दरबार में लाए गए विभिन्न वर्ग के लोगों की इन प्रायोजित उपस्थितियों ने उनके समर्थन में माहौल तो बनाया ही है। चारों ओर फैले स्वीकार भाव में लिपटे उस प्रतिक्रिया विहीन सन्नाटे के चलते भी उनका यह सोच धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगा था। और जब वे पूरी तरह आश्वस्त हो गई कि जनता में न तो कोई विरोध है न विद्रोह, सब कुछ सहज स्वीकार है, तो पूरे 19 महीने बाद उन्होंने आपातकाल के समाप्त 19 महीने, याद रखिए 19 महीने आपातकाल समाप्त करके जनतंत्र पर अपनी आस्था का ठप्पा लगाते हुए भी चुनाव घोषित कर दिए। ऐसा हुआ था आपातकाल मतलब कि लेखकों को भी जो समर्थन में ठीक है और कुछ लोगों को अवार्ड देके या फिर अच्छी नौकरी देके ऐसे अपनी तरफ करना चाहती थी ताकि कोई लेखन के माध्यम से भी आवाज़ ना उठा सके। बस यहीं वे चूक गई, अनुमान ही नहीं लगा पाई। यह सन्नाटा तो भारी उथल पुथल के पहले का सन्नाटा था, जैसा होता है ना तूफान के पहले का सन्नाटा।
चुनाव में इंदिरा गांधी और संजय गांधी सारे कांग्रेसी नेताओं के साथ हार गए। आज़ादी के बाद से ही गहरी जड़ें जमाए बैठी एक छत्र राज्य करती कांग्रेस का तख्ता पलट गया। मुझे आज भी याद है, हमारे शक्ति नगर वाले घर के पीछे वाली गली में लोगों ने इंदिरा गांधी की हार का समाचार आते ही सारी रात ढोल बजा बजा कर जश्न मनाया था। सही है, 19 महीने का जो कटघरे में बंद जनता, एक तरीके से दबी हुई जनता, जब मुक्ति मिलेगी जिसने दबाया है, तो क्यों ना जश्न मनाया जाए। वैसे तो 19 महीने के इस आपातकाल की अनंत कथाएं हैं, जिसकी असली परतें इस सरकार के गिरने के बाद से ही खुलनी शुरू हुई, तो फिर खुलती ही चली गई। असल में तो मैंने मतलब एक एक बात कहानी आती है, और आपातकाल के दौरान तो उतने कुछ आई नहीं, और फिर बाद में जो जिसके साथ जैसा जैसा हुआ वो लोग बताते गए, और नई नई कहानियाँ और जानकारियाँ बाहर आती रही। असल में मैंने तो केवल उन 2 बातों का जिक्र करने के लिए ही इस प्रसंग को उठाया था, जिन्होंने मुझे कुछ क्षुब्ध ही नहीं, बहुत आहत भी किया था उस पर उस समय। पर एक बार जो यह प्रसंग शुरू हुआ तो थोड़े विस्तार में चली गई, जबकि अब तो यह सारी बातें जो सबकी जानी पहचानी है। जिन 2 बातों से मुझे उस समय धक्का सा लगा था, उसमें एक थी हिंदी के प्रतिष्ठित पायेदार कवि लेखक रघुवीर सहाय का संपादक की हैसियत से सरकार के सामने सबसे पहले घुटने टेक देना। आहत कर दिया। रघुवीर सहाय याद रखिए, लेखिका मनु भंडारी की नज़र से देखिए, और आपको यह जानकारी पता होगा, कवि लेखक रघुवीर सहाय ने संपादक के नज़रिए से इंदिरा गांधी के सामने, इंदिरा गांधी सरकार के सामने उस समय घुटना टेक दिया था। आपातकाल के लगते ही शायद इतने अधिक आतंकित हो गए, उन्होंने तुरंत दिनमान के संपादकीय करते थे, दिनमान के संपादकीय में आपातकाल का समर्थन ही कर डाला, यानी कि आपातकाल को अच्छा बता डाला। उन दिनों दिनमान हिंदी की एक प्रतिष्ठित पत्रिका मात्र ही नहीं थी, बल्कि अपने व्यवस्था विरोधी तेवर के कारण पाठकों की प्रिय पत्रिका भी थी। उनके इंदिरा विरोधी और जेपी समर्थक रूप से सब परिचित थे। लेकिन हुआ क्या, पासा पलट गया, उनके समर्थन में आ गए, उल्टा हो गया। इंदिरा के विरोधी थे तो इंदिरा के समर्थन में चले गए। पाठकों के बीच इसके एकाएक बदले रूप की प्रतिक्रिया तो होनी ही थी, सो हुई। इसके साख को धक्का तो लगना ही था, सो लगा। मेरी परेशानी तो रघुवीर बाबू को लेकर थी, हो सकता है कुछ और लोगों की भी रही हो। विलक्षण काव्य प्रतिभा के धनी, समाजवाद के समर्थन के चलते जो कहीं जेपी की संपूर्ण क्रांति के समर्थक भी थे, आपातकाल के भय ने एक झटके में उनके सारे विचार विश्वास ही बदल दिए। मेरे लिए तो विश्वास करना ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आपातकाल का विरोध करने पर तो जरूर कैंची भी चल रही थी, उन्हें दंडित भी किया जा रहा था, पर समर्थन में ही कुछ लिखा जाए ऐसी बाध्यता तो नहीं थी। फिर मेरी बात राजेंद्र कभी मेरा मजाक उड़ाते तो कभी फटकारते। मेरी बात पर राजेंद्र कभी मेरा मजाक उड़ाते तो कभी फटकारते। तुम तो परले सिरे के बेवकूफ़ हो, लोगों की क्या तुम्हें बिल्कुल ही पहचान नहीं है। इन 2 आरोपों को तो मैं खुद शुरू से ही अपने ऊपर चस्पा करती आई हूँ, सो कुछ भी बुरा नहीं लगा। मतलब वहीं कि तुम तो परले सिरे से ही बेवकूफ़ हो, लोगों की क्या तुम्हें बिल्कुल ही पहचान नहीं है। इन 2 आरोपों को तो मैं बिल्कुल खुद शुरू से ही अपने ऊपर चस्पा करती आई हूँ। मतलब ये आदत हो गई थी उनकी, कुछ भी बुरा नहीं लगा। बस बुरा लग रहा था तो केवल ... कि मतलब रघुवीर सहाय कैसे बदल गए। दूसरी बात, भारती जी की बेहद लोकप्रिय धर्मी भारती प्रसिद्ध कविता मुनादी को लेकर है। आपातकाल लागू तो नहीं हुआ था, पर देश में स्थितियां बिल्कुल आपातकाल जैसी ही चली थी, क्योंकि दिन पर दिन जोड़ पकड़ता जेपी श्रीवास्तव, जो जयप्रकाश नारायण थे, उनका संपूर्ण क्रांति का आंदोलन इंदिरा सरकार को और भी निरंकुशता की ओर धकेलता जा रहा था। तो इस प्रकार से निरंकुशता की ओर धकेलता जा रहा था। आगे उस समय बिहार में तो बिल्कुल आज़ादी के पहले वाला माहौल बनता जा रहा था। आज़ादी के पहले वाला माहौल बनता जा रहा था। बड़ी संख्या में छात्र पढ़ाई लिखाई छोड़कर और युवा अपनी नौकरियां छोड़कर इस आंदोलन में कूद पड़े थे। पटना में जेपी ने एक रैली का आयोजन किया तो देश की जनता सारे सरकारी प्रतिबंधों को तोड़कर जैसे तैसे बड़ी संख्या में जा उपस्थित हुई। यह उपस्थिति प्रायोजित कतई नहीं, शुद्ध स्वैच्छिक थी। जेपी उन दिनों इंदिरा और संजय के लिए तो वैसे ही आतंक बने हुए थे, सो जरूरी था कि उनको और उनके हर आयोजन को जैसे भी हो जहां भी हो पूरी तरह कुचल दिया जाए। सो इस रैली पर पुलिस का ऐसा बर्बर लाठीचार्ज हुआ कि हजारों लोग लहूलुहान हो गए, यहाँ तक कि जेपी भी बुरी तरह घायल हुए थे। उस समय औपचारिक आपातकाल तो था नहीं, सो इन सबके विस्तृत ब्यौरे छपे थे और लोगों के मन में इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आक्रोश का ज्वार तो फूटना ही था। सो फूटा। जहाँ तक याद है इसके कुछ दिनों बाद ही आई थी भारती जी की मुनादी कविता, और आते ही जैसे लोगों के मनों में घर कर गई। मुनादी धर्मवीर भारती की
उनको लगा जैसे उनके मन में अपने उफनते गुस्सों को इसने वाड़ी दे दी है। मैं खुद उस कविता की बड़ी प्रशंसक हूँ, कई बार पढ़ा था मैंने उस कविता को। वैसे भी कुछ दिनों से भारती जी का इंदिरा विरोधी और जेपी समर्थक स्वर काफी मुखर ही रहा था और शायद उसी का अंतिम परिणति थी यह कविता। आश्चर्य तो मुझे तब हुआ जब जिस कलम से लिखी इंदिरा संजय की तानाशाही का विरोध और जेपी का समर्थन करती हुई मुनादी जैसी कविता पढ़ी हो, आपातकाल लगने के कुछ समय बाद उसी कलम से लिखी सूर्य के अंश कविता पढ़ने को मिले। सूर्य के अंश, मुझे तो जैसे बिल्कुल विश्वास ही नहीं हुआ जैसा कि हो पा रहा था। मतलब मन्नू भंडारी के नीचे से धरती पैरों के नीचे से धरती निकल गई। मैं बार बार राजन से अपनी परेशानी की बात कहती, पर वे बिल्कुल सहज, मानो जो कुछ भी हुआ बड़ी ही सामान्य बात है यह तो। पर मैं थी कि उस समय, वैसे अब इन सालों में तो जो कुछ जाना, जैसे नज़ारे देखे, उसके बाद तो अब क्या, अब यह क्या, इससे बड़ी बड़ी बातें भी हो जाएं तब भी कुछ नहीं लगता, ना आश्चर्य ना परेशानी, बल्कि ऐसा कुछ ना हो तो परेशानी होने लगती है। मतलब शुरुआत में जब ऐसी घटनाएं होती है तो आपको लगेगा कि पहले तो यह इनके पक्ष में थे, फिर कैसे पलट गए। तो इसी तरह से रघुवीर सहाय हो, चाहे आपके मुनादी के धर्मवीर भारती हो, कैसे पलट गए उनकी रचनाएं। एक बार विरोध कर रही थी फिर समर्थन में कैसे हो गए। जैसे कि पत्रकारिता का यह दौर आप देख सकते हैं, जैसे कि जो लोग कुछ विरोध कर भी रहे थे वर्तमान समय में सरकार के साथ चले गए हैं ज़्यादातर पत्रकार और चैनल्स। वो तो मुनादी का भी, आज उस कविता का कोई अंश तो याद नहीं मुझे, वह तो मुनादी का भी याद नहीं, पर वह इंदिरा गांधी और संजय गांधी की प्रशंसा में लिखी गई थी। भाव कुछ इस प्रकार था कि आज जब सारा देश भुखमरी, गरीबी, हड़तालों, प्रदर्शन, भ्रष्टाचार आदि के दलदल में फंसा हुआ है, सूर्य के ए अंश ही अपना प्रखर प्रकाश और तेज बिखेरती किरणों से इस दलदल को सुखाकर देश को अंधकार से मुक्त करेंगे। कविता का शीर्षक सूर्य का अंश नहीं, सूर्य का अंश नहीं के अंश है। सूर्य का अंश नहीं के अंश है, सूर्य का अंश नहीं के अंश है, ठीक। बहुवचन में यानी इंदिरा और संजय, बेटे के मात्र सहयोग और सुझाव से ही नहीं बल्कि एक तरह से देश की बागडोरी संभाल लेने के कारण माँ इतनी गदगद थी कि भावी प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें ही प्रस्तुत करने लगी थी। आपातकाल के दौरान अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर संजय की तस्वीरें छपने लगी थी और शहर की सड़कों पर इंदिरा जी के साथ साथ संजय के बड़े बड़े होर्डिंग भी लग गए थे। इसलिए कविता में भी इंदिरा के साथ साथ संजय को भी आना ही था। यह तो मुझे अभी मालूम हुआ कि भारती जी ने यह कविता मूलतः तो भोपाल के मनोहर आशी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म सूर्य के अंश की काव्यमय कमेंट्री के रूप में लिखी थी। बहरहाल मैंने वह फिल्म कभी नहीं देखी। मैंने तो फिल्म का किस फिल्म का जिक्र है? आशी मतलब आशी की जो फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म सूर्य के अंश काव्यमय कमेंट्री के रूप में लिखी थी। बहरहाल मैंने यह फिल्म कभी नहीं देखी। मैंने तो इसे कहीं पढ़ा ही था। अब जब लिखने ही बैठी तो लगा कि उस पत्रिका का नाम भी मालूम तो होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें पूरी प्रामाणिकता के साथ ही लिखनी चाहिए। कितने लोगों से मैंने पूछा पर आश्चर्य कि किसी को भी इस कविता के बारे में मालूम नहीं। आखिर इस संकट से भी पंकज बिष्ट नहीं उबारा। समयांतर में वे खुद उसके बारे में लिख चुके थे और उन्होंने ही बताया कि माया के नवंबर 1977 के अंक में इस फिल्म का और कविता का विस्तृत ब्यौरा छपा है। हमने भी जरूर वहीं पढ़ा होगा, क्योंकि तब माया का वह कहानी पत्रिका वाला रूप बदल गया था और वह पूरी तरह राजनीति से जुड़ गई थी। मैं नहीं जानती कि भारती जी ने किसी के आग्रह, दबाव या किसी प्रलोभन के चलते यह कमेंट्री लिखी थी या अवसर और स्थिति की नज़ाकत को देखते हुए, पर जहाँ तक मेरी जानकारी है उन्होंने इसे अपनी एक स्वतंत्र रचना के रूप में कहीं नहीं छपवाया, न किसी पत्रिका में, न ही अपने किसी काव्य संकलन में इसे संकलित किया। शायद यही कारण है कि लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। हो सकता है कि इसे लेकर उस समय उन्हें भी कुछ संकोच रहा हो। जो भी हो, मेरी परेशानी का कारण तो यह था कि हमारी कलम से जो भी शब्द निकलते हैं, विशेषकर सृजन के संदर्भ में, उनके पीछे हमारे विचार, हमारे विश्वास, हमारी आस्था, हमारे मूल्य, कितना कुछ तो निहित रहता है। तब मुनादी जैसी कविता लिखने वाली कलम एकाएक कैसे यह कविता लिख गई? सन 1977 में कांग्रेस की पराजय और उसका सत्ताच्युत होना, यानी सत्ता से उठ जाना, और जनता पार्टी का सत्ताहीन होना,
आपको पता है 77 में इंदिरा गांधी की सरकार हार गई थी, कांग्रेस हार गई थी, जनता पार्टी जीती थी। कांग्रेस विरोधी कुछ पार्टियों ने मिलकर ही जनता पार्टी बनाई थी और उसमें कांग्रेस के कई नेता भी आकर मिल गए थे, और तो और जगजीवन राम जैसे दिग्गज नेता भी जनता पार्टी में आ मिले थे। जनता के लिए तो यह उत्सव जैसा माहौल था। सभी लोग को लग रहा था अब उन्हें केवल इंदिरा राज की तानाशाही से ही मुक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि अपनी दैनंदिन के संकटों से भी काफ़ी कुछ मुक्त हो जाएंगे, मतलब गरीबी भूखमरी से। जिन्होंने आपातकाल के संकट झेले थे अब वे उसके पुरस्कार की उम्मीद भी लगाए बैठे थे। बेचारी जनता कैसे विश्वास कर लिया उसने, और क्यों कर लिया। पार्टी का नाम जरूर बदल गया था, पर उसमें लोग तो पुराने ही थे, जिनकी रगों में वही खून तो दौड़ रहा था जिसमें महत्वाकांक्षा, स्वार्थ, सत्ता की लिप्सा का रंग या फिर कीचड़ घुला हुआ था। शुरुआत ही प्रधानमंत्री के पद को लेकर होने वाली कसमकस से हुई। अपने को इस पद का दावेदार समझने वाले 3-4 दावेदार तो थे ही। खैर, जैसे तैसे इस मामले को जल्दी ही सुलटाकर उस समय तो उन्होंने जनता के सामने अपनी छवि बिगड़ने नहीं दी, पर आखिर कब तक। साल बीतते न बीतते लोगों में निराशा व्यापने लगी। उसी साल मुझे भारतीय युवा वर्ग की समस्याएं पर केंद्रित एक सेमिनार में भाग लेने के लिए पटना जाना पड़ा। भारतीय युवा वर्ग की समस्याएं, सेमिनार में होने वाली चर्चाओं की तो मुझे कुछ याद नहीं। याद है तो केवल आंदोलन में भाग लेने वाले युवाओं के निराशा में लिपटे उस आक्रोश की, जिसे खुलकर उन्होंने वहां प्रकट किया था। हमने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ी, अपना पूरा कैरियर चौपट किया, नौकरियां छोड़कर अपने परिवार का भविष्य मिट्टी में मिलाया। इन लोगों को सत्ता में लाने के लिए हमने अपने को बर्बाद कर दिया, और आज जब हम लोग अपनी कोई समस्या, अपनी कोई मांग लेकर जाते हैं तो इनके पास हमसे मिलने तक का समय नहीं है। और सत्ता पर बैठकर आइए सरकार जो कर रही है, क्या यही सब करने के लिए इन्हें सत्ता पर बिठाया था? आदि आदि आदि। पटना प्रसंग का उल्लेख मैं सिर्फ यह दर्शाने के लिए किया कि मात्र 2.5 साल चली इस सरकार को केवल लेकर यदि सामान्य लोगों के मन में धीरे धीरे एक निराशा व्यापने लगी तो आंदोलन में भाग लेने वालों के मन में भी एक गहरा आक्रोश था। तो आज इतना ही। देखते हैं आपको कैसा लगा, जरूर कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगले भाग के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। लेकिन हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं कि सत्ता में जो मनु भंडारी ने कहा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, चाहे राज्य में हो, चाहे केंद्र में हो, केंद्र की ही बात करें, कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, भले ही पार्टी बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि कुछ लोग इस पार्टी से उस पार्टी में चले जाते हैं, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी का, तो कुछ लोग कांग्रेस के इसमें आ जाएंगे। यदि कांग्रेस का होगा तो कुछ लोग बीजेपी के चले जाएंगे, अन्य पार्टियों को भी चले जाएंगे। तो भले ही सत्ता किसी को हो, उसमें चेहरे अलग अलग हो, लेकिन उनकी जो लिप्सा है, सत्ता का भूख है, कीचड़पन है, उनका जो अंदर की भूख है, और किसी से सरोकार मतलब झूठ झपाट ये सब बोलने की लिप्सा है, सब एक ही जैसा है, लगभग एक ही जैसा है। बस मात्रा का अलग हो सकता है कि कोई कम झूठ बोलता है, कोई ज़्यादा झूठ बोलता है, लेकिन सत्ता की लिप्सा तो वहीं रहती है। इसलिए हमें किसी से लिपटना नहीं चाहिए, बल्कि यदि हम मतलब निर्द्वंद रहें, ना किसी का सपोर्ट करें, ना किसी का बहिष्कार करें, निश्चल रहें, बिल्कुल तटस्थ रहें, तो यह ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बेहतर होगा एजुकेशन वालों के लिए और हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए। आपका क्या इस पे सुझाव, यह भी बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।